हेलो एवरीवन, मैं हूं सुशील और मैं साउथ वाला लर्निंग पाइपर। और आज की वीडियो मेरा एनपीओ की, जिसमें आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का है। और इस पूरी वीडियो में मैं आपकी जो क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी का मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगा और उसमें आपकी छोटी बातों को भी क्लियर कर दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। चलिए बच्चों, बात करते हैं एनपीओ चैप्टर की। ठीक है, इस एनपीओ चैप्टर में आपको किन किन चीजों को प्रिपेयर करना है और कौन कौन इसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो मैं आज आपको इनके बारे में बताता हूं और इनकी प्रॉब्लम्स भी बताता हूं और किस अकाउंट में कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटा, इसमें जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, एनपीओ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और फाइनल अकाउंट्स इनके होते हैं 3। ठीक है, जो फाइनल अकाउंट है ये 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहला होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा आपका बैलेंस शीट। ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है दूसरा आपके लिए दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरे में है बैलेंस शीट। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम्स यहां पे क्रिएट होती हैं, जो बनती हैं, वो आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शंस की। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शंस ऐसा है जो एक क्वेश्चन में पूरा प्रिपेयर होता है, जो आपके 2 तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, इसमें आपका ड्यूरिंग द ईयर में कितना आपको कैश में रिसीव्ड होता है और दूसरा फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना शो करना है। तो मैं आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन में आपको इसमें बता दूंगा, जिनमें आपके 2 नंबर के कैलकुलेशन में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा सर, इसमें और भी मैं आपको बताता हूं कि जो प्रिपेयर करेंगे फॉर द रिसीट एंड पेमेंट और दूसरा होता है फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। अब रिसीट एंड पेमेंट में ओनली फॉर कैश रिसीव होता है, जिसमें करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का सिर्फ कैश मिलना चाहिए। इसमें कैश से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ कैश। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है, ये ड्यूरिंग द ईयर में कितना रिसीव्ड होता है और कितना मिलना बाकी है, एक्रूड सब्सक्रिप्शंस को मेंशन किया जाता है, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, रिसीट्स एंड पेमेंट के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे सब्सक्रिप्शंस को, तो इसमें हमारे पास सब्सक्रिप्शंस होगा। अब इसमें सिर्फ उन चीजों को कैश में मेंशन किया जाएगा जो हमें नगद रिसीव होती हैं। तो अगर यहां पे प्रीवियस ईयर का कैश में मिल रहा है, प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन कैश, एडवांस फॉर ईयर का दिया गया हो, तो प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड होता है एडवांस करेंट ईयर का, तो वो प्लस कर दिया जाएगा। और अगर आपका नेक्स्ट ईयर की वैल्यू रिसीव्ड होती है एडवांस में करेंट ईयर की, तो इसको भी प्लस किया जाएगा। और यहां पर आउट सब्ट्रैक्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना, ये आउटस्टैंडिंग जो कि यहां पे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसको हमेशा हटा दिया जाता है यहां से। ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का वो कभी यहां मेंशन नहीं होता है, करेंट ईयर का भी वो मेंशन नहीं होगा, जिसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा होता है फॉर द एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बेटा, जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए बनता है, जस्ट अपोजिट बन जाता है। अपोजिट बनने के साथ साथ में फॉर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो यहां पर उन आइटम्स को प्लस किया जाता है जो करंट ईयर की होती हैं, चाहे वो एक्रूड हो या एडवांस रिसीव हो चुका हो,
सिर्फ करेंट ईयर के लिए, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग इसमें प्लस होता है, प्रीवियस ईयर में एडवांस मिल चुका है उसको भी प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, करेंट ईयर की वैल्यू को रखा जाएगा प्लस, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला है इन एडवांस फॉर करेंट ईयर, तो इसको भी क्या कर देंगे प्लस, और यहां पर आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर सब्सक्रिप्शंस, तो इसको भी प्लस कर दिया जाएगा। और अगर एडवांस में रिसीव करते हैं, ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शंस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिलता है सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, और प्रीवियस ईयर का अगर यहां पर आउटस्टैंडिंग होता है तो उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है आपकी रिसीव्स एंड पेमेंट में, ठीक है। अब इसके साथ में सब्सक्रिप्शंस का आपका टॉपिक हो जाता है, जिसके बारे में अब आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा। अच्छा, अब इसमें और प्रॉब्लम्स क्या होती है, देखिए रिसीव्स एंड पेमेंट में यही एक प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और कैलकुलेशन में आपको 2 नंबर का पूछा जा सकता है। अच्छा, अब दूसरी जो प्रॉब्लम आपकी जो खास होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहां पर आपके लिए जो प्रॉब्लम आती है वो आता है स्टॉक। अब वो स्टॉक चाहे स्टेशनरी का हो या किसी पेपर का हो या किसी भी आपके एक्सपेंसेस का दिया गया हो, ठीक है, उन चीजों को यहां पर मेंशन किया जाता है, ठीक है। अब स्टॉक में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को घटाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्टॉक होता है वो कॉस्ट ऑफ कंज्यूम निकाला जाता है, और कॉस्ट ऑफ कंज्यूम निकालने के लिए हम ड्यूरिंग द ईयर में कितना हम कंज्यूम करते हैं, इसके लिए ओपनिंग स्टॉक को प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर जाता है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है, स्टॉक के साथ साथ में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया जाता है। तो बेटा ये तो सिंपल सा है, लेकिन अगर इन केस यहां पर आपका क्रेडिटर्स को भी दे दिया जाए, किसको दिया जाए, क्रेडिटर्स, लेनदार, आपने उधार स्टॉक परचेज किया है, तो जस्ट क्या किया जाएगा इसके बारे में, तो बेटा उसको भी इसमें मेंशन किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, तो यहां पर जो दिया जाता है हमारा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में उन चीजों को सिर्फ ऐड किया जाता है। कैसे? जितनी भी चीज हमने परचेज की है, अब ये देखा जाता है कि हमारे पास वहां पे पेमेंट का ड्यूरेशन दिया गया है या स्टॉक परचेज का, 2 चीजें होती है वहां पर, स्टॉक परचेज या पेमेंट फॉर द क्रेडिटर्स। उन दोनों के केसेस में भी आपको मैं दूंगा। अच्छा, अब यहां पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम जस्ट अपोजिट। तो यहां जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है ना, तो जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स होते हैं उनको यहां प्लस कर दिया जाता है और ओपनिंग क्रेडिटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है जस्ट, ठीक है। तो प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस कर दिया जाएगा और लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिट या क्रेडिटर्स और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं अपने स्टॉक की वैल्यू को। अच्छा, ये 2 प्रॉब्लम तो आपकी अलग अलग हो गई और ये प्रॉब्लम इसी अकाउंट्स में फेस होती है। अच्छा, अब जो हमारा सब्सक्रिप्शंस का था वो मैंने आपको बताया, और यहां इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शंस का मैंने आपको सेकेंड पार्ट बताया, फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो सब्सक्रिप्शंस इनकम एक्सपेंडिचर में मेंटेन किया जाता है वो वैल्यू सिर्फ आपकी यहां पर मेंशन होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर करंट ईयर के सब्सक्रिप्शंस को दिखाया जाता है। किसके दिखाएंगे? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शंस, जिसमें करंट ईयर की इनकम को प्लस कर दिया जाता है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू को या प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आने वाले नेक्स्ट ईयर की वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो बेटा ये आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं इस पे,
बैलेंस शीट की, जिसमें बैलेंस शीट दो प्रिपेयर की जाती है, एक बिफोर एडजस्टमेंट होती है और आफ्टर एडजस्टमेंट। तो जो बिफोर एडजस्टमेंट होती है वो कैपिटल फंड को प्रिपेयर करती है, जिसमें हम आपके जो फंड होते हैं या आपकी लायबिलिटीज होती हैं उनको सॉर्ट होता है। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो टॉपिक आपका फंड का दिया गया है। ठीक है, ठीक। अब ये एक ऐसा फंड वैल्यूएशन होता है जो नोन और अननोन लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें जितनी भी डोनेशन रिसिप्ट होती हैं, जितने भी फंड के लिए पैसा इन होता है उसे प्लस कर दिया जाता है, और फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस, रिवॉर्ड या किसी भी इनाम को अगर शो किया जाता है, पेमेंट दिया जाता है, उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है बेटा जो फाइनल अकाउंट्स हम तीनों बनाते हैं। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको सिर्फ एक ही चीज प्रिपेयर करने के लिए आ सकता है, जो कि 2 नंबर के लिए आपका कैलकुलेशन पूछा जा सकता है, 3 नंबर के लिए आपका एक छोटा अकाउंट बनाया जा सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और जिसमें आपका 5 नंबर है उसमें आपका बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये इस चैप्टर से आपके इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनके लिए आपके लिए हर एक पार्ट में अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो बेटा मैं आपको जैसे बता चुका हूं, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आपको स्टॉक से रिलेटेड और फंड से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं आपको प्रिपेयर कराता हूं। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन का जो केस होता है 2 तरीके से पूछते हैं। ठीक है, एक फॉर द रिसीव्स एंड पेमेंट का और दूसरा फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो मैं जो आपको केस बताने जा रहा हूं वो रिसीव्स एंड पेमेंट का है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको नगद कैश रिसीव्ड करना है, चाहे वो करेंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, जिसमें किसी भी प्रकार के आउटस्टैंडिंग की कोई वैल्यू यहां पर नहीं आएगी। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सब्सक्रिप्शन दिया गया है और हमें रिसीव्स एंड पेमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन दैट द मॉडर्न डांस एकेडमी का है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020 और 21। तो जो 2020 और 21 में आपको रिसीव्ड हुआ है, सब आपको ध्यान दिया रिसीव्ड हुआ है, उसकी वैल्यू प्रिपेयर करनी है, जिसमें लिखा है सब्सक्रिप्शंस क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 3 लाख रुपए। तो आपका जो सब्सक्रिप्शंस रिसीव हो चुका है, ठीक है, ये आपका करेंट ईयर की वैल्यू है 2020 और 21, जिसमें आपको 3 लाख रुपए रिसीव हो चुका है। ठीक है, अब तो ये जो वैल्यूज है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की, वो हमें करेंट ईयर में रिसीव हो चुकी है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। ऐड प्रीवियस ईयर जो रिसीव होता है 16,000, इसको प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है ड्यूरिंग देयर 2020 और 21 में 10 मेंबर मेड पार्टिकल पेमेंट ऑफ 26,000। जो पेमेंट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं भाई? 26। तो यहां पर जो वैल्यूज है वो एरियर्स है। ठीक है, अब एरियर्स क्या है? वो है आपका करेंट ईयर का 2020 और 21 का। तो पार्टली पेमेंट कितना है भाई? देखो, टोटल हमें पेमेंट 30,000 मिलना चाहिए, जिसमें से 26 मिल चुका है, तो एरियर्स कितना हुआ? 4,000। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ में कुछ 8 मेंबर्स हैं जो फेल्ड हो रहे हैं सब्सक्रिप्शन पेमेंट करने के लिए। ठीक है, और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपए दिया गया है। तो यहां पर जो फेल है, ठीक है, वो है 8 मेंबर, जिसमें 3,000 के हिसाब से आएगा। तो ये वैल्यू कितनी गिवन है भाई? 24,000। तो दोनों को प्लस करके आता है 28,000, जो कि सब्ट्रैक्ट की जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है कि 5 मेंबर पेड इन सब्सक्रिप्शंस एडवांस। तो जो मेंबर्स एडवांस पेमेंट कर रहे हैं वो यहां पे प्लस कर दिया जाएगा। एड सब्सक्रिप्शंस 2021 एंड 22।
ठीक है ना। तो जो मेंबर्स 2021 और 22 का पेमेंट दे रहे हैं, कितने मेंबर थे भाई? 5, 3 के साथ कितने मिलेगा? 15,000। तो 15,000 रुपए इन्होंने एडवांस पर पेमेंट कर दिया है, तो उसको यहां पर प्लेस कर दिया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका नेक्स्ट ईयर का। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर 19 से 20 12 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शंस अमाउंट फॉर द ईयर। तो जो आपके 12 मेंबर्स दिए गए हैं, 12 मेंबर्स के हिसाब से, तो ये वैल्यूज आपकी आएगी सब्सक्रिप्शंस 12 इंटू 3000। तो यहां पर टोटल आता है 36,000 और ये होगा सब्ट्रैक्ट। तो लास्ट में आपके पास वो पैसा यहां पे रिसीव होगा जो आपको करंट ईयर में रिसीव हो चुका है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये फॉर द रिसीव्ड पेमेंट के लिए दिया गया है, जो 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, या इसे 3 नंबर में दिया जा सकता है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कंफ्यूज भी कर रहा है और छोटी सी प्रॉब्लम्स जो आपको आती है वो यहां पर सो रही है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो आपकी छोटी प्रॉब्लम सब्सक्रिप्शंस की है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दी जाती है, ठीक है। तो बच्चों, जो आपका सेकेंड प्रॉब्लम होती है सब्सक्रिप्शंस में, वो आपके लिए सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए है। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उस क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, रिसीव्स एंड पेमेंट अमाउंट ऑफ फ्रेंड इंटरटेनमेंट क्लब सो दैट 68,500। जो आपका क्लब है उससे 68,500 आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। और रिसीव होने के साथ साथ में ये आपका दिया गया है इन डेट 31 मार्च 2006, ठीक है। बेटा ये हमारे पास पुराना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो डेट से कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब किसके साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन March 31, 2005 was 6,500. Subscriptions received in advance on 1st March to 31st March 2005 were 4,100. Subscriptions outstanding as on March 31st, 2006 was 4,500. Subscriptions received in advance on March 31st, 2006 were 2,500. तो बेटा ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिपेयर करेंगे, जिसमें आप कोटेशन लिख देंगे फॉर द एंड डेट 31 मार्च 2006, भाई आपका प्रोफार्मा दिया गया है, ठीक है। ये लेजर वाला क्वेश्चन है, लेजर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनेगा लेजर है, इसलिए छोटे से क्वेश्चन का कैलकुलेशन लेजर पे आप दिखा सकते हैं। अच्छा, ये आपकी रिसीव्स है, या अमाउंट, ये आपका सॉरी ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें आपका एक्सपेंडिचर और इनकम आएंगी, ठीक है। तो जो टॉपिक आपका सब्सक्रिप्शंस का है, बाय सब्सक्रिप्शंस, तो करेंट ईयर में आपको रिसीव कितना हो रहा है भाई? करेंट ईयर में हमें रिसीव हो रहा है 68,500। मैंने आपको बताया कि सिर्फ इसमें करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो करंट ईयर हमारा क्लोजिंग कितना है? 2006। तो अब 2006 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्लस, और 2006 से रिलेटेड जो नहीं है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा कि जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की है वो कितनी दी है भाई? प्रीवियस ईयर लेस आपकी जो वैल्यूज है 2005 का जो सब्सक्रिप्शंस है वो 6500 हो रहा है, जो आपका मिलना बाकी है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपकी वैल्यूज 62,000 आएगी। अब इसके बाद में दिया गया है कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 2005, तो 2005 में हमें एडवांस रिसीव हुआ था, ठीक है ना। तो अगर 2005 में हमें एडवांस मिला तो 2006 का मिलेगा, इसलिए इसको यहां पर प्लस कर दिया जाएगा, एड एडवांस इन 2005,
4100, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे यहां पर, तो ये वैल्यूज आपकी आती है 66,100। अच्छा, अब इसके साथ साथ में नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2006 5400। तो सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग हो रहा है, करंट ईयर का है, तो ये ऐड होगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जिसकी वैल्यू कितनी की मैंने भाई, ये दिया है 5400, तो ये प्लस कर देंगे 71,500 आएगा। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और दी गई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब अगर एडवांस में हमें रिसीव हो रहा है 2500, ठीक है ना, तो 2500 एडवांस में रिसीव हो चुका है और ये नेक्स्ट ईयर का है, तो ये आपका आएगा सब्ट्रैक्ट एडवांस इन 2006। तो 2006 में हमें एडवांस मिल चुका है नेक्स्ट ईयर का, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो करंट ईयर में हमारी इनकम कितनी हुई है, 69,000 रुपीज। तो बेटा ये क्वेश्चन है जिसमें करंट ईयर में आपको 69,000 रुपीज मिल चुका है, यही आपका इनकम एक्सपेंडिचर को हम दिखाएंगे। तो बेटा ये दो प्रॉब्लम मैंने आपको सब्सक्रिप्शन से बताई, जो आपका रिसीव्स एंड पेमेंट में है और दूसरा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है, ठीक है। तो बच्चों, जो मैंने आपको सेकंड टॉपिक बताया था स्टॉक, वो आपकी प्रॉब्लम आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपका देखिए ये स्टॉक से रिलेटेड है, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स या कंज्यूम गुड्स का। तो ये आपका जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पर है, उसे ध्यान दीजिएगा। लिखा है हाउ विल बी द यू डील विद दैट द फॉलोइंग आइटम विल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। एक क्लब है, उसमें दिया गया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल में दिया है, ठीक है, 2006 में 4000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 3000। इसके साथ क्रेटर्स ऑफ द स्टेशनरी 7200 और आपका 5400, ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वैल्यू दे रखी है। अच्छा, अब देखिए एक टॉपिक दिया गया, उस टॉपिक पे भी यहाँ पे क्वेश्चन आपका बदल जाता है, बस टॉपिक ध्यान दीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें लिखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2006 एंड 7 25,000। देखिए यहां पे जो टॉपिक दिया है अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी आइटम, तो अमाउंट पेड किया गया है क्रेडिटर्स को, तो यहां क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया है, इसलिए यहां क्रेडिटर्स अकाउंट और स्टेशनरी अकाउंट दोनों प्रिपेयर किए जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं वर्किंग नोट के हिसाब से और आपके क्वेश्चन के हिसाब से भी, ठीक है। और ये आपका लेजर है छोटा सा, जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपके लिए यहां पर रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप लिख लीजिएगा फॉर द इंडेड 31 मार्च, ठीक है, 2007। बेटा मैं आपको बता रहा हूं वो छोटा टॉपिक है, ये कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये एक्सपेंडिचर अमाउंट और ये आपकी इनकम अमाउंट, ठीक है। अच्छा देखिए क्रेडिटर्स का भी स्टॉक वैल्यू दे रखा है और स्टॉक का, तो इनके लिए छोटा सा बना लेते हैं जो कैलकुलेशन हमें इजी पड़ जाएगा, या आप सिस्टम से करिए। इनको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या देखो लिखा है अमाउंट पेड, तो यहां पे आपका शो करना है हाउ टू फाइनल अकाउंट, प्रिपेयर करना है प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाना है, इसका मतलब कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दिखाना है और बैलेंस शीट भी दिखानी है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपका यहां पे क्रेडिटर्स का दिया गया है, ठीक है, नंबर 1, ये वर्किंग नोट्स है आपके, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट, देखिए जो लायबिलिटी है वो हमेशा क्रेडिट की साइड से यूज किया जाएगा, टू और बाय 2 साइड होती है, यह आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहां आपका जो पेमेंट दिखाया गया है वो नगद पेमेंट किया गया है क्रेडिटर्स को, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट बन रहा है, तो इसको क्रेडिट से प्रिपेयर करेंगे बाय बैलेंस B/D। ओपनिंग बैलेंस देखिए क्रेडिटर्स के दिया है 7200,
क्लोजिंग का जो वैल्यू दिया रखा है बैलेंस C/D, इसकी वैल्यू दिया 5400। अब यहां पे दिया गया कि आपने नगद पेमेंट किया है, तो नगद पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, ठीक है, तो नगद पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट आपका दिया गया है 25,000 रुपये पेमेंट दिया गया है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 30,400, जिसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो वैल्यू आपकी आती है 23,200। तो इसका मतलब यह है इट्स अ स्टॉक इन योर हैंड, यह स्टॉक आपके हाथ में है, या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है ना। तो स्टेशनरी का स्टॉक ये आपके हाथ में है, आप स्टेशनरी कंज्यूम्ड दिखाएंगे, ठीक, आपने स्टेशनरी कितनी कंज्यूम की है, तो आपका यहां पे लिखा है फॉर द स्टेशनरी आपने कितना दिया 25,000, जिसमें हम ऐड करेंगे, देखिए यहां पे हम स्पेस थोड़ा इस साइड में बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेस क्रेडिट क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, तो बिगनिंग, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि मेरे स्पेस कम है, मैं उससे आपसे काम कर रहा हूं, ठीक है। बिगनिंग में आपके पास 7200 था, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यूज आती है 17,800, जिसमें आपके पास ऐड करेंगे जो क्रेडिटर्स ओपनिंग में थे, क्रेडिट इन ओपनिंग 5,400। अब ऐड करने के बाद जो वैल्यूज आपके पास आएगी वो आएगी 23,200। इसका मतलब कि ये स्टॉक आपने परचेज किया है, ठीक है, करंट ईयर में आपने परचेज किया है, परचेज ऑफ स्टॉक, तो करंट ईयर में आपने परचेज किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी और कोई आइटम इसके बाद होता है तो ओपनिंग को प्लस कर देते हैं, स्टॉक को क्लोजिंग सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो अब हमारे पास दिया गया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, उसका अकाउंट आप बना सकते हैं, टू और बाई, देखिए जो परचेज किया है, ठीक है, पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 4,000, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक 4,000, जिसमें आपने परचेज किया है 23,200, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में दिया है 3,000, तो ऐड करेंगे 27,200, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर वैल्यू कितनी आएगी 24,200। इट्स अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये वैल्यूज ऐसी है जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम यहां पे दिखा सकते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया भाई 4,000, देखिए वर्किंग नोट है, सिस्टम से करेंगे तो सारी चीज क्लियर होंगी, ठीक है, समझाने में टाइम लग सकता है लेकिन जब आप प्रिपेयर करेंगे तो टाइम कम लगेगा, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितनी है भाई 3,000, सब्ट्रैक्ट 24,200, दैट्स योर कंज्यूम अमाउंट, ये आपका अमाउंट है जो कंज्यूम किया जा रहा है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बैलेंस शीट में भी हमारे पास कुछ ये आइटम आए, मतलब जो आइटम आए हैं उनको दिखाना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों अब जो आपका फाइनल अकाउंट में एक चीज बची है वो बैलेंस शीट है, और वो बैलेंस शीट मैं आपको बता रहा हूं 2007 की है, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो आइटम दिए गए हैं, लायबिलिटी और एसेट्स, ठीक है, ये लायबिलिटी है, ये अमाउंट, ये एसेट्स और आपका अमाउंट। देखिए जो क्रेडिटर्स है वो हमारी लायबिलिटीज होती है, जो स्टॉक है हमारा एसेट्स होता है। तो आप देखिए जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है वो कितने गिवन है भाई 5,400, तो यहां आपका आएगा क्रेडिटर्स
ठीक है, सिर्फ आपको सॉर्ट करना है कि कौन सा अमाउंट कहां जाएगा बस, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा, आप सेकंड आता है स्टॉक, स्टॉक इन हैंड, तो इसकी वैल्यू कितनी भाई 3000। दैट्स योर फाइनल अकाउंट। ये आपका फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट बन गई है, और ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में आराम से पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक दिया गया है जिसमें ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा इसी में ही है, बस उस पॉइंट का इंडिकेट करना है जिसमें इस क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक करा रहा हूं, तो यही कंफ्यूजन स्टूडेंट के लिए एग्जाम में होती है कि इसमें करना क्या है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए बता रहा हूं। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी पूछा जा सकता है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको सेम स्टेशनरी स्टॉक का ही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा गया है। अच्छा, ऑफ गुड हेल्थ क्लब स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। अच्छा, देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक 8000, क्लोजिंग स्टॉक 6000। अब क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी 9000 और क्लोजिंग दिया है 11000। अच्छा, इसके बाद देखिए ध्यान से, सिर्फ यही एक लाइन है जो क्वेश्चन चेंज कर देती है। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है स्टेशनरी परचेज्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने स्टेशनरी के लिए पेमेंट दिया था और यहां मैं स्टेशनरी को परचेज कर रहा हूं। ध्यान दिए, परचेज कर रहा हूं इस लाइन पे। तो जब मैं परचेज कर रहा हूं तो यहां क्रेडिटर्स से हमारा कोई लिंक नहीं है, और यहां हमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन बता दे रहा हूं, ठीक है, उसके ध्यान दीजिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द 31 मार्च 2007, ठीक है। अब ये लिख लीजिएगा, छोटा सा है कैलकुलेशन। ये आपका है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। अब हमारे पास स्टेशनरी जो परचेज की गई है तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है भाई, फॉर 47,000, 47,000 रुपए की परचेज की गई है, जिसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक एड ओपनिंग स्टॉक 8,000, ठीक है। तो ये आएगा 55,000, जिसमें से लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 6,000, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो वैल्यू आपकी बचेगी 49,000, दैट्स योर कंज्यूम। ये मटेरियल आपने कंज्यूम किया है करंट ईयर में, बस इसमें और कुछ नहीं बताना है। यही छोटा सा क्वेश्चन है जो 2 नंबर में भी आ सकता है, और इसमें आप बनाना चाहें तो स्टॉक अकाउंट बना सकते हैं, क्रेडिटर्स से कोई भी लिंक नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका यही ओवर हो जाएगा, खत्म। ये आपका 2 नंबर का हो गया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो मैंने आपको बताया कि जो प्रॉब्लम आती है बैलेंस शीट में वो है फंड। अब इसमें आपके पास जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उसमें भी कई कंफ्यूजन होती है, ठीक है। जो मैं आप बता रहा हूं सिंपल तरीके से उसको ध्यान दीजिएगा, बस आपको वो टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। तो बेटा जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बैलेंस शीट बनती है उसमें आपके 2 प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। पहला कि आपको कैपिटल फंड निकालना पड़ता है, वो कैपिटल फंड आपके कैपिटल बैलेंस शीट की क्लोजिंग में दिखाते हैं। अच्छा, और उसमें एक टॉपिक आता है फंड, स्पोर्ट्स फंड हो सकता है, डोनेशन फंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दोनों के कॉन्सेप्ट एक ही जैसे होते हैं, बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अच्छा, इसमें जो आपको टॉपिक दिया गया है वो आपका फंड का दिया है, स्पोर्ट फंड का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है, सो हाउ विल यू डील विद दैट द फॉलोइंग आइटम इन द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। एक क्लब दिया है, उसके फाइनल अकाउंट्स के स्टेटमेंट है, इनको कैसे आप डील करेंगे और कैसे शो करेंगे इन योर फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट बेटा मैंने आपको बताया जो टॉपिक दिया गया है वो फंड का है, और फंड हमेशा लायबिलिटी के रूप में रहती है, तो बैलेंस शीट पर इसको शो किया जाएगा। अच्छा, ये बैलेंस शीट बनेगी आपकी, ठीक है, टाइम आपका गिवन, ठीक है। तो बैलेंस शीट
एज ऑन, जो भी डेट दियो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये लायबिलिटी साइड आपका अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये आपका दिएगा स्पोर्ट फंड, ठीक है। अब आपका यहां पे स्पोर्ट फंड, इसकी वैल्यू गिवन है 35,000। आप देखिए ध्यान से कि स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो आपकी एसेट्स में जाएगा। ये वैल्यू है 35,000। अच्छा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम, तो जो फंड इन्वेस्टमेंट है, देखिए जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उस इन्वेस्टमेंट पे आपका इनकम हुआ, लेकिन वो इनकम वो आपके फंड में प्लस किया जाएगा क्योंकि आपकी फंड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको यहां पर ऐड कर देंगे, इनकम फ्रॉम फंड, ठीक है। ये लिखा है आपका कितना, 4,000। अच्छा, इसके बाद में आपकी वैल्यूज यहां पर मेंशन होती है, डोनेशन फॉर द स्पोर्ट फंड, तो जो आपका स्पोर्ट क्लब है उसको डोनेशन मिल रहा है, तो इसमें उनके फंड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसलिए यहां पर डोनेशन को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। डोनेशन को ऐड कर देते हैं, तो यहां पर आपका दिया जाएगा 15,000, ये ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये वैल्यूज ऐड होने के बाद अब देखिए स्पोर्ट प्राइज अवार्ड, जो स्पोर्ट क्लब है वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो अगर फंड से पैसा जा रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक्सपेंसेस भी किया जा रहा है, तो बेटा ये भी आपका सब्ट्रैक्ट वैल्यू है। अच्छा, अब यहां पर इसको प्लस कर दीजिए, तो वैल्यू 54,000 हो जाएगी, जिसमें जो आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लेस अवार्ड, ठीक है, प्राइज अवॉर्डेड, ये आपने गिवन कितने किए हैं भाई, 10,000, सब्ट्रैक्ट। इसके बाद में आपका है एक्सपेंसेस, क्लब ने कोई अगर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए अगर एक्सपेंस होते हैं उनको यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 40,000। तो ये आपका फाइनल अकाउंट्स में शो होगा बेटा, जो आपका बैलेंस शीट में फंड की वैल्यू को शो करेंगे, ठीक है। और ये आपका इन्वेस्टमेंट, तो बेटा ये आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में मैंने आपको बताई है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कंफ्यूजन करती हैं स्टूडेंट के लिए कि किस चीज को कहां शो करना, कितना शो करना है, उसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया है और इस पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जा सकता है, जो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं सारे एक साथ डेबिट साइड में, और जितने इनकम होते हैं वो क्रेडिट साइड में सॉर्ट होते हैं। अच्छा, इसमें केवल आपका ड्यूरेशन द ईयर होता है, जिसमें डेप्रिसिएशन का केस होता है जो फंस सकता है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि कब आपने एसेट परचेज की है, जिस डेट से आपने एसेट्स को परचेज किया होगा, डेप्रिसिएशन उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइम से डेप्रिसिएशन उस पर लगाया जाएगा, बस उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बच्चा उस बैलेंस शीट में 2 बैलेंस शीट बनती है कैपिटल फंड के लिए। अगर कैपिटल फंड गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको करेंट ईयर की बनानी पड़ेगी, जो आफ्टर एडजस्टमेंट बनाई जाती है। और अगर कैपिटल फंड नहीं दिया गया है तो उसमें एक तारीख या ओपनिंग टाइम को देखते हुए जितनी भी एक तारीख है 31 मार्च लास्ट प्रीवियस ईयर की डेट पे दिए जाएंगी असेट्स या लायबिलिटीज, उनको देखते हुए बिफोर एडजस्टमेंट आप कैलकुलेशन करेंगे, जो फंड निकल के आएगा वो कैपिटल फंड होगा। तो बच्चों यही आपकी प्रॉब्लम्स होती है जो एमटीओ में आपके सामने होती है। अच्छा, अब अगर
इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास होती है तो आप हमारे वीडियो में लास्ट में कमेंट सेक्शन में आके कर सकते हैं और पूछ सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जल्द से जल्द किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको क्लियर हैं और अगर कोई डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है।